तो स्टार्ट करते हैं पार्ट 2 हमारा। लास्ट पार्ट में हमने रैपिड रिवीजन सीरीज में हमने बायट-सैवर्ट लॉ खत्म कर लिया था और एम्पियर सर्किटल लॉ और साथ साथ इसकी रिवीजन। ठीक है, आज की क्लास में हम कोशिश करेंगे कि बाकी सारे टॉपिक्स इसके जल्दी से खत्म कर दिए जाएं थियरी वाइज। ठीक है, तो इसी सिलसिले में हमारा पहला टॉपिक क्या है आज की क्लास में? फोर्स। फोर्स एक्सपीरियंस बाय अ चार्ज पार्टिकल, चाहे वो चार्ज पार्टिकल नेगेटिव हो चाहे वो चार्ज पार्टिकल पॉजिटिव हो, जब वो किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है। तो अगर आप हेडिंग लगाना चाहें तो आप हेडिंग लगा सकते हो कि फोर्स ऑन अ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ध्यान से देखो, लेट सपोज कि यहां मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से है और मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है b। एक q चार्ज किसी v वेलोसिटी से इस मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने की कोशिश करता है। अगर वो एंगल कुछ भी हुआ, रैंडम एंगल मैग्नेटिक फील्ड से हम ले रहे हैं, थीटा हुआ, तो इसके ऊपर जो फोर्स लगता है मैग्नेटिक फोर्स, वो कितना लगता है? q v b साइन थीटा। q चार्ज का मैग्नीट्यूड है, v इज द वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, b इज मैग्नेटिक फील्ड। ध्यान रहे, ये चार्ज पार्टिकल जब मोशन कर रहा होगा तो ये अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, वो बात सच है। बट इस फॉर्मूले में जो आप मैग्नेटिक फील्ड देख रहे हो, ये इस चार्ज पार्टिकल की मैग्नेटिक फील्ड नहीं बल्कि एक एक्सटर्नल किसी दूसरे सोर्स के द्वारा क्रिएट की गई मैग्नेटिक फील्ड है। और ये थीटा एंगल है वेलोसिटी वेक्टर एंड मैग्नेटिक फील्ड वेक्टर के बीच में। इसको आप वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हो क्योंकि चार्ज स्केलर क्वांटिटी है। इसको आप लिख सकते हो v वेक्टर क्रॉस b वेक्टर। तो ये हो गया। और अगर हम बात करें फोर्स, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है तो हमें इसकी डायरेक्शन पता लगानी पड़ेगी। ठीक है, न्यूमेरिकल सॉल्व करते समय। तो बड़ा सिंपल है, मैग्नेटिक फोर्स वैसे ही हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे सेम उसी तरीके से। अब ध्यान से देखोगे v क्रॉस b, तो आपको कुछ नहीं करना, फोर्स की डायरेक्शन याद रहे। जो भी मैं डायरेक्शन बता रहा हूँ, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं लेकिन मैं राइट हैंड का यूज ही कर रहा हूँ। तो आपको इतना ध्यान रखना है, ये सब पॉजिटिव चार्ज के लिए है। अगर नेगेटिव चार्ज आया तो चीजें बिल्कुल उल्टी हो जाएंगी। तो आपको क्या करना है, वेलोसिटी की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियों को लेकर के जाना है, चारों फिंगर्स को लेके गए और क्रॉस कर देना है जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड है। अगर वेलोसिटी इधर है, ये वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, क्रॉस कर रहे हैं अंदर की तरफ, रीजन मैग्नेटिक फील्ड इनटू द प्लेन है और आपका थंब बताएगा आपको फोर्स की डायरेक्शन। तो अगर ये चार्ज पार्टिकल अंदर जाता है तो ये सीधा जाना चाहिए था, लेकिन इसके ऊपर फोर्स लगेगा ऊपर की तरफ। ठीक है, सेम इधर ये चार्ज पार्टिकल अंदर गया, मैग्नेटिक फील्ड ने इसके ऊपर फोर्स लगाया ऊपर की तरफ। अब आगे भी देखेंगे। इसमें एक चीज है, अगर ये चार्ज पार्टिकल सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर कर रहा है तो इसके ऊपर फोर्स लगता है q v क्रॉस b। इसको एक बार आप नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब एक छोटी सी हेडिंग इसमें और लगा लो, अ चार्ज पार्टिकल एंटर इन अ मैग्नेटिक फील्ड एज वेल एज इलेक्ट्रिक फील्ड। मान लेते हैं कि अब यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड दोनों की ही प्रेजेंस है। तब ये जो चार्ज पार्टिकल किसी ऐसे स्पेस में एंटर करेगा जहां मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों प्रेजेंट हो, तब उसके ऊपर जो फोर्स लगता है उस फोर्स का नाम है लॉरेंट्ज फोर्स। लॉरेंट्ज फोर्स। ठीक है, तो अब इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से जो आपने इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ा था Q इंटू E, प्लस मैग्नेटिक फील्ड की वजह से कितना होगा Q V B साइन थीटा। ठीक है, ये हमारा आ गया लॉरेंट्ज फोर्स। आप इसे वेक्टर क्वांटिटी में भी लिख सकते हैं, सॉरी वेक्टर क्वांटिटी, आप इसे वेक्टर फॉर्म में भी लिख सकते हैं। Q दोनों में कॉमन है, स्केलर क्वांटिटी है, E वेक्टर प्लस V वेक्टर क्रॉस B वेक्टर। ठीक है, तो याद रखें लॉरेंट्ज फोर्स कब महसूस होता है, जब इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड दोनों प्रेजेंस हो। मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड प्रेजेंट नहीं है तो आपको वापस से अपना मैग्नेटिक फोर्स मिल जाएगा यहाँ से Q V क्रॉस B। ओके, इसको भी नोट डाउन कर लो, दोनों छोटे छोटे टॉपिक है बट इसके बेसिस पर कुछ न्यूमेरिकल्स बनते हैं। किस तरीके से बनते हैं वो हम देखते हैं, प्लीज इसको नोट डाउन कर लो। अब हमारा अगला टॉपिक है, हेडिंग लगा लेना, मोशन ऑफ
चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड। तो जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो किस तरीके से क्या क्या सिनेरियो होते हैं वो अब हमें देखना है। मान लेते हैं कि ये मेरी मैग्नेटिक फील्ड है जो कि मैंने इनटू द प्लेन मानी है। आप आउट ऑफ द प्लेन मान करके भी डेरिवेशन कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। चार्ज मैं पॉजिटिव मान रहा हूं। एक क्यों पॉजिटिव चार्ज इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एंटर करता है तो देखो उसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगता है। सबसे पहले ये चार्ज पार्टिकल स्ट्रेट जाने की कोशिश कर रहा था ऐसे सीधा, बट ये मैग्नेटिक फील्ड इसके ऊपर फोर्स लगाएगी। डायरेक्शन के लिए मैंने राइट हैंड रूल इस्तेमाल करने के लिए कहा है। देखो कैसे, वेलोसिटी की डायरेक्शन में आपको क्या करना है, अपने चार उंगलियों को लेके जाना है, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल करना है, थंब आपको बताएगा फोर्स। तो जब ये चार्ज पार्टिकल इस मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ऐसे जा रहा था, इसके ऊपर फोर्स लगा इधर। अब आप लोग 11th से फिजिक्स पढ़ रहे हो, आपको पता है अगर कोई चीज इधर जा रही है और फोर्स ऊपर की तरफ लग रही है तो ये रिजल्टेंट वाला रास्ता चुनेगा इधर की तरफ, ठीक है। सिमिलरली जब ये ऐसे जब ये ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहा था वेलोसिटी की डायरेक्शन में, मैग्नेटिक फील्ड अंदर, फोर्स इसके ऊपर इधर लगा, अब ये इधर जाने की कोशिश करेगा। वेलोसिटी ऊपर की तरफ है, मतलब जाने की कोशिश ऊपर कर रहा था, फोर्स इधर लगा तो ये वाला पाथ ले लेगा। सिमिलरली ये इसके अंदर ही इस तरीके से सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर देगा। तो आपको ये चीज ध्यान रखनी है, जब एक चार्ज पार्टिकल परपेंडिकुलरली किसी मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है तो उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स लगता है, जिस वजह से उसकी जो ट्रेजेक्ट्री होती है, जब एंगल 90 डिग्री हो तब कितना हो जाता है, ट्रेजेक्ट्री होने की वजह से सर्कुलर मोशन हो जाता है। अब 90 डिग्री ट्रेजेक्ट्री का मतलब यही है भाई, मैग्नेटिक फील्ड अंदर जा रही है, चार्ज पार्टिकल इधर जा रहा है, दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री। बस ध्यान रहे चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी लेनी है आपको, चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड नहीं लेना। तो अब जब ये अंदर गया 90 डिग्री पर तो इसने सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। जैसे ही ये सर्कुलर मोशन करना स्टार्ट करता है, कुछ चीजें, कुछ जो हमने बेसिक से पढ़ा हुआ है वो हमारे सामने आती है। कितना फोर्स लगा इसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स QVB, ठीक है। मैक्सिमम फोर्स है, थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री, तो साइन 90 कितना हो गया, 1, ठीक है। ये आपकी इक्वेशन 1। कोई चीज अगर सर्कुलर मोशन कर रही है तो आपको पता है उधर सेंट्रीपिटल फोर्स भी एग्जिस्ट करेगा जो कि मैग्नेटिक फोर्स प्रोवाइड करवा रहा है, या आप ऐसा बोल सकते हो सर्कुलर मोशन में रखने के लिए सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड होगा, और वो कितना होता है, mv²/r। अब ये r क्या है, सर्कुलर मोशन हो रहा है तो इसकी ये रेडियस, और जिस वेलोसिटी से इसमें ये मोशन कर रहा है वो वेलोसिटी। इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, आप दोनों इक्वेशन को कंबाइन करेंगे तो आपको रिजल्ट क्या मिलेगा, इधर करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, mv²r इक्वल टू QVB। यहां से वेलोसिटी गया तो यहां से वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या आ गया, QB/r/m। ये पहला फॉर्मूला जो आपको याद रखना है। वेलोसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल इन मैग्नेटिक फील्ड, जब चार्ज पार्टिकल थीटा यानी कि 90 डिग्री पर एंटर कर रहा हो। इसको आप याद क्या कर सकते हो, एक तरीका है इसको याद करने का, कबर में, ठीक है। अब इधर से अगर आपको रेडियस निकालनी हो तो आप रेडियस भी निकाल सकते हो। m को इधर भेजा, m इंटू v, और QB को नीचे भेज दिया। क्वेश्चन आपके पास ऐसे आएंगे कि रेडियस निकाल करके दिखाओ, चार्ज पार्टिकल की वेलोसिटी निकाल करके दिखाओ, और हमसे क्या पूछ सकता है, ओमेगा, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, ये एंगुलर वेलोसिटी बोल सकते हो। तो याद है आपको एंगुलर वेलोसिटी क्या होता था, v/r, यानी कि ओमेगा क्या होता था, v/r। इसको आप इससे डिवाइड कर दो, चाहे यहां से वैल्यू निकाल लो, ठीक है। अब देखो अगर आप इसको इससे डिवाइड करते हो तो इस QB से QB जाएगा क्या, रुक जाओ मैंने कुछ गड़बड़ कर दी क्या, mv/QB, नहीं ठीक है, हाँ। तो हम v को r से डिवाइड करते हैं, या तो फिर इस फॉर्मूले को देखो, यहां से v/r की वैल्यू डायरेक्ट निकाल सकते हो। जब इस r को जो कि मल्टीप्लाई में यहां लेके आओगे तो v/r आ जाएगा, और v/r मतलब क्या है, QB/m। तो आप डायरेक्ट लिख सकते हो ओमेगा का फॉर्मूला QB/, ठीक है, कोई दिक्कत। अब इधर देखो कितना आ गया, इधर QB/m। अब टाइम पीरियड का फॉर्मूला भी हम साथ साथ में ड्राइव कर लेते हैं। तो अभी कितने फॉर्मूले हो गए, 1 2 3, चौथा
जब एक चार्ज पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा हो मैग्नेटिक फील्ड में, तो उसका जो टाइम पीरियड होता है वो हम निकालते हैं 2 पाई बाय ओमेगा। 2 पाई का 2 पाई, ओमेगा कितना निकाला हमने, क्यूबी अपॉन में एम, जो एम नीचे था वो ऊपर चला गया, तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला क्या आ गया, 2 पाई एम अपॉन में क्यूबी। इसको आप इस तरीके से याद रख सकते हो, दोपहर में कब, दोपहर में कब, ठीक है। ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इन सब फॉर्मूले में टाइम पीरियड पूछा जा सकता है। अगेन अब फ्रीक्वेंसी 1/t होती है, तो फ्रीक्वेंसी का फॉर्मूला इसका उल्टा हो जाएगा, कब, दोपहर में। तो ये सारी चीजें आपसे पूछी जाएंगी न्यूमेरिकल वाइज, इनके ऊपर न्यूमेरिकल आएगा। एक चार्ज पार्टिकल है भाई, उसकी वेलोसिटी इतनी है, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इतना है, बताओ अब उसकी रेडियस क्या होगी, टाइम पीरियड क्या होगा, फ्रीक्वेंसी क्या होगी, ऐसी चीजें आपसे पूछी जा सकती है। इसका एक स्पेशल केस है, अगर चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर ना कर रहा होता बल्कि किसी एक्यूट एंगल पर एंटर कर रहा होता, तो क्या सिनेरियो बनता। इसको आप एक बार नोट डाउन करो, फिर हम दूसरा केस देखते हैं इसका, ठीक है। इधर टाइम पीरियड का फॉर्मूला आप याद रखोगे, क्या आया था, दोपहर में तो, ठीक है। लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड है, आप इसी में इसको स्पेशल केस करके लिख लो, ठीक है। या आपको स्ट्रक्चर ना समझ में आए तो डिस्क्रिप्शन में जो नोट्स है आप वहां से इसकी प्रॉपर हेडिंग वगैरह ले सकते हो। यहाँ आप क्योंकि रिवीजन कर रहे हो तो आप बस फोकस करो कॉन्सेप्ट के ऊपर। अब चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पर इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है, जब ये था 90 डिग्री, अब ये है कोई एंगल। अब अगेन अगर हमें देखना है कि एंगल किस किस के बीच का है, तो आप कुछ मत करो, इसको बस इंक्रीज कर दो। ये आपकी वेलोसिटी है और मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ है, तो दोनों के बीच में एक एंगल बन रहा है थीटा। ये अंदर की तरफ है, अब इसको बता पाना मुश्किल है, ठीक है, 2D प्लेन पर। तो अब ध्यान से समझना, अब क्या होगा, प्योर इमेजिनेशन है, ठीक है। आप थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना, मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। लेट सपोज मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से आ रही है, ठीक है, इनटू द प्लेन। अब एक चार्ज पार्टिकल 90 डिग्री पर एंटर करता है, तो इसके ऊपर फोर्स लगता है और वो इसी प्लेन के अंदर इस तरीके से सर्कुलर मोशन करने लगता है। बट इस सिचुएशन में थोड़ा सा जो चेंज हुआ है वो क्या हुआ है कि जब मैग्नेटिक फील्ड अंदर जाती है 90 डिग्री पर मैक्सिमम फोर्स लगता है, और मैक्सिमम फोर्स क्या करने की कोशिश करता है, सर्कुलर मोशन करने की कोशिश करता है। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे जा रही होती और चार्ज पार्टिकल ऐसे आ रहा होता पैरेलल टू मैग्नेटिक फील्ड, तब थीटा हो जाता 0 डिग्री और साइन 0 होता है 0, तब कोई फोर्स नहीं लगता। यानी कि पैरेलल के लिए क्या होगा, स्ट्रेट जाने की कोशिश करेगा, और परपेंडिकुलर के लिए क्या करने की कोशिश करेगा, परपेंडिकुलर के लिए क्या करने की कोशिश करेगा, सर्कुलर मोशन। अब सोचो मैग्नेटिक फील्ड तो अंदर जा रही है, चार्ज पार्टिकल किसी एंगल पर गया, तो जब इस चार्ज पार्टिकल के दो कंपोनेंट होंगे, अगर ये V किसी एंगल पर गया है तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक मैग्नेटिक फील्ड के साइड और एक मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर कौन सा फोर्स होगा, VB साइन थीटा। अगर ये वेलोसिटी है तो इसके दो कंपोनेंट हो गए, इधर आ गया VB साइन थीटा और ऊपर की तरफ चला गया V cos थीटा। ये ऊपर नहीं है, ये अंदर की तरफ है, आप इसको थोड़ा सा इमेजिन करने की कोशिश करना। ये चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लग रहा है, ये पैरेलल कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में, और ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट है मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर। अब सोचो इस चार्ज पार्टिकल की स्थिति समझने की कोशिश करो। इसके ऊपर अब एक नहीं दो फोर्स लग रहे हैं, एक बोल रहा है स्ट्रेट जाने के लिए मैग्नेटिक फील्ड के, और एक बोल रहा है इधर जाने के लिए। तो फोर्स ही तो मोशन क्रिएट करता है, तो इसके लिए इसके पास जो लास्ट ऑप्शन बचा वो क्या है कि ये आगे भी जाए और सर्कुलर मोशन भी करे। तो ऐसी कौन सी ट्रेजेक्टरी आपके दिमाग में आ रही है जो आगे भी जा रही है और सर्कुलर मोशन भी कर रही हो। तो अब ये एक ही जगह सर्कुलर मोशन करने की जगह अब ये धीरे धीरे आगे भी बढ़ने लगेगा। तो अगर आपको समझ में आता है तो ये इस तरीके से मोशन करेगा, इसको हम बोलते हैं हेलिक्स, ठीक है। हेलिक्स या हेलिकल कुछ भी बोल लो। तो जब एक चार्ज पार्टिकल किसी थीटा एंगल पर 30-60 इतने एंगल पर किसी मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, तो उसकी जो ट्रेजेक्टरी होती है उसको हम क्या बोलते हैं, हेलिकल, सर्कुलर नहीं रह जाती। अब इसमें एक चीज आपको निकालने के लिए बोलता है पिच। पिच क्या है, ये दो हेलिक्स के बीच की जो कंसेक्यूटिव डिस्टेंस है ना, उसी को आप क्या बोलोगे, पिच, ठीक है। दो हेलिक्स के बीच में कंसेक्यूटिव जो डिस्टेंस है उसको हम क्या बोलते हैं, पिच। अब इमेजिन करो चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ जा रही है,
चार्ज पार्टिकल इस तरीके से मोशन कर रहा है। चार्ज पार्टिकल जिस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड में एंटर कर रहा है तो कौन सी वेलोसिटी होगी इस डायरेक्शन में, पैरेलल, यानी कि वी बी कॉस थीटा। या अगर हम पिच को बोले, पिच होता है वेलोसिटी इनटू टाइम, तो कौन सी वेलोसिटी है, सॉरी, वी कॉस थीटा, क्योंकि परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो सर्कुलर मोशन करवा रहा है। पिच कैसे बनेगी, जब एक सर्कुलर मोशन आगे बढ़ करके दूसरे की तरफ जाए, और आगे बढ़ाने का काम कौन सी वेलोसिटी कर रही है, वी कॉस थीटा इनटू टाइम पीरियड। टाइम पीरियड क्या था, दोपहर में कब, ठीक है। अब आप इसको मल्टीप्लाई कर लो, चाहे इसे दूसरे तरीके से लिख लो, तो पिच का फॉर्मूला कितना हो गया, 2 पाई एम वी कॉस थीटा अपॉन में क्यू बी, देख लो कुछ चीज, 2 पाई एम वी, ठीक है, ये हो गया पिच। तो ये था सर्कुलर मोशन इन मैग्नेटिक फील्ड, ये टॉपिक हमारा हो गया। अब हम आगे की तरफ बढ़ते हैं, इसको आप नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हम अगला टॉपिक स्टार्ट करते हैं, फोर्स ऑन अ कंडक्टर इन मैग्नेटिक फील्ड। कंडक्टर में करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से आई, ठीक है। जब एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर फोर्स लगता था तो वो फोर्स कितना होता था, क्यू वी बी साइन थीटा। बट इधर तो करंट फ्लो हो रहा है, यानी कि बहुत सारे चार्जेस होंगे। अगेन सारा पॉजिटिव के लिए कर रहे हैं, नेगेटिव के लिए जस्ट क्या हो जाएगा, उल्टा। तो फोर्स ऊपर की तरफ, सॉरी, करंट ऊपर की तरफ जा रहा है, तो मेरे को क्या इस चीज में चेंज क्या होगी भाई, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, ये सब सेम है, बट फर्क क्या हुआ, चार्ज। अब मेरे को नहीं पता इसमें टोटल चार्ज कितना है, तो अगेन करंट इलेक्ट्रिसिटी में इसको हमने निकालना सीखा था। सबसे पहले हम निकालते हैं नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट वॉल्यूम, क्योंकि ये कंडक्टर है, इसका एरिया और लेंथ हमें गिवन है, तो वॉल्यूम इसका हो गया ए। तो ध्यान से देखना, टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इधर से कितने आ गए, ये है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, n इंटू ए एल, हमने n की वैल्यू निकाली, वो a इंटू क्या हो गया, l। अब ये टोटल इतने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं इस कंडक्टर में, तो टोटल चार्ज जो होगा वो कितना होगा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज E, ठीक है। या अगर पॉजिटिव के लिए भी है तो आप E बोल दो, अगर नेगेटिव होगा तो आप माइनस E बोल देना। एक चार्ज पार्टिकल के जो मैग्नीट्यूड होगा वो है E, और साथ में टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने, NaL। इसको आप इक्वेशन नंबर मानो 1, इसको इक्वेशन नंबर मानो पुट, और अब लिख दो इक्वेशन पुट 1 इंटू, ठीक है, नहीं 2 in 1, ठीक है, इक्वेशन पुट में। तो अब जो फोर्स लग रहा है इसके ऊपर वो कितना लग रहा है, ENAL। अगर फ्लो में मैं कुछ ज्यादा बोल जाऊं तो उसके लिए मैं माफी चाहूंगा। अभी मैं वापस से वही बोल रहा था, V और साथ में क्या रह गया, B साइन थीटा। चलो ठीक है, अब इधर देखो ध्यान से, इस फॉर्मूले का देखो, NE ये है वेलोसिटी, VENA ये V ना, कुछ याद आया, करंट का फॉर्मूला होता था करंट इलेक्ट्रिसिटी में VENA, तो इसकी जगह आप क्या लिख सकते हो, करंट, VENA, इसकी जगह जैसे मैं लिखता हूं करंट, और साथ में LB साइन थीटा, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, जब एक कंडक्टर जो कि करंट, कंडक्टर में करंट फ्लो होना जरूरी है, अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में आता है तो उसके ऊपर इतना फोर्स लगता है। ऑफ कोर्स आप, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी है तो आप इसे वेक्टर में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, I L वेक्टर क्रॉस B वेक्टर, ठीक है, इस तरीके से। और डायरेक्शन निकालने का काम बिल्कुल सेम उसी तरीके से रहेगा। पहले आप चार्ज की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स रखते थे, अब आप करंट की डायरेक्शन में चारों, पॉजिटिव के लिए रूल है, अगर नेगेटिव होगा न्यूमेरिकल करते समय समझाऊंगा, या अगर मान लेते हैं पॉजिटिव में आपका फोर्स अपवर्ड आ रहा है तो नेगेटिव चार्ज होता तो डाउनवर्ड चला जाता, बस अपोजिट हो जाएगा। तो क्या चार्ज पार्टिकल या करंट की डायरेक्शन में अपनी चारों उंगलियों को लेकर के जाओ। लेट सपोज ये मैग्नेटिक फील्ड क्या है, इनवर्ड है, तो इसके ऊपर आप ऐसे कर्ल करोगे और इस कंडक्टर के ऊपर फोर्स इधर लगेगा। मान लेते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ आ रही होती, तो क्या करते हैं आप, चार्ज पार्टिकल की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को लेके गए, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल किया, थंब क्या बताता है आपको, फोर्स की डायरेक्शन। क्लियर है क्या, ये टॉपिक अच्छे से क्लियर हो गया। ये डेरिवेशन कई बार 2 नंबर्स में आती है। अगेन इसमें आपको पहले लिखना है, जो भी इसमें डिस्क्रिप्शन वगैरह जरूरी है। वी हैव अ करंट कैरिंग कंडक्टर ऑफ लेंथ L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया A प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड हैविंग मैग्नीट्यूड ऑफ B।
नाउ टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम इक्वल टू n अपॉन में एल, ऐसा करके आपको लिखना है। वो आप नोट से देखोगे तो आपको ज्यादा समझ में आएगा, इसको नोट डाउन कर लो। हाँ, तो अब हम नेक्स्ट टॉपिक जो अपना स्टार्ट करने जा रहे हैं वो टॉपिक है मैग्नेटिक फोर्स इन बिटवीन टू स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर्स। तो ध्यान से देखो, जिस तरीके से एक चार्ज पार्टिकल मोशन करता है तो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है, सेम उसी तरीके से एक करंट कैरिंग कंडक्टर, जब एक कंडक्टर करंट को फ्लो करा रहा होता है अपने में से, तो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ये हमने पढ़ा था और इसको हमने कैलकुलेट भी किया था। क्या आप याद कर पा रहे हैं हमने क्या कैलकुलेट किया था? एम्पियर सर्किटल लॉ में, ठीक है। हमने कहां पर कैलकुलेट किया था? एम्पियर सर्किटल लॉ में। अब इधर देखो, मैं टॉपिक समझाता हूं आपको। होगा क्या, ये करंट कैरिंग कंडक्टर अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अगर आप भूल गए हैं तो मैं वापस समझाता हूं। मान लेते हैं कंडक्टर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है आई, कुछ इस तरीके से। तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ, अगर मेरे को इस पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करनी है कितनी होगी इसके वजह से, तो मेरे को क्या करना है, इसी के नाप का एक रेडियस मानते हुए एक लूप काटना है। इस लूप का नाम होगा एम्पीरियन लूप, ठीक है। अब हमें पता है अगर ये डिस्टेंस r है तो डायरेक्ट जो मैग्नेटिक फील्ड होगी इस करंट कैरिंग कंडक्टर की वजह से होगी म्यू नॉट I अपॉन में 2 पाई r। तो कहने का मोटा मोटा मतलब ये है कि अगर एक करंट कंडक्टर है जो कि करंट उसके अंदर फ्लो हो रहा है, तो अपने आसपास क्या करता है, वो मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। सिमिलरली ये भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा, तो ये बोलेगा मैं क्या किसी से कम हूं, तो ये भी अपने आसपास एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करेगा। अब देखो, दो मैग्नेट हैं, एक नॉर्थ साउथ और दूसरी भी यहाँ पर है नॉर्थ साउथ। तो भाई अब दो मैग्नेट को मैं पास लेकर के आऊंगा तो उसके बीच में फोर्स लगेगा। जैसे इधर सेम पोल आ रहे हैं तो रिपल्शन होगा। रीजन, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, ये अपनी मैग्नेटिक फील्ड निकालेगा, और मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कभी इंटरसेक्ट नहीं करती, इसी वजह से यहाँ पर ये क्या होगा, रिपल्शन फील होगा। ये अगर यहाँ साउथ होता तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस इस तरीके से एंटर कर जाती। तो कहने का मतलब है दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट या फिर रिपेल करेंगे जब भी दो मैग्नेटिक फील्ड एक दूसरे के साथ करीब आती हैं या इंटरसेक्शन में आती है। अब टॉपिक स्टार्ट करते हैं। टॉपिक आपको यहां से ध्यान देना है। तो ध्यान से देखो, ये करंट कैरिंग कंडक्टर इसके ऊपर कुछ फोर्स लगाएगा, और एक करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड में कितना फोर्स एक्सपीरियंस करता है आपको पता है, ILB sin थीटा। लेट सपोज ये कंडक्टर 1 है और ये कंडक्टर 2 है। मैं क्या कैलकुलेट करने की कोशिश कर रहा हूं, फोर्स ऑन कंडक्टर 2 ड्यू टू 1 के वजह से। क्यों? फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। तो ध्यान से देखना, फोर्स कौन सी वायर के अंदर आप पता लगा रहे हो, 2 फॉर्मूला लिखते हैं। तो भाई करंट तो इसका खुद का होगा I2। लेट सपोज दोनों की ही लेंथ जो है वो L है। अगर ये इनफाइनाइट होगी तो भी हम डेरिवेशन कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। I लेंथ है L और साथ में B। अब एक चीज बताओ, ये कंडक्टर के ऊपर इसकी खुद की मैग्नेटिक फील्ड फोर्स लगा सकती है क्या? नो, ठीक है। इस कंडक्टर के ऊपर जो फील्ड फोर्स लगाएगी वो पहले वाले कंडक्टर के वजह से बनेगी। तो इसलिए हमने यहाँ पर क्या लिखा, B1, ILB1। और क्योंकि सब परपेंडिकुलर है, अगर आप यहाँ पर देख पा रहे हो, नहीं देख पा रहे तो अभी मैं दिखवा देता हूँ। थीटा यहाँ कितना डिग्री होगा, 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, इसके वजह से इसके ऊपर जो फील्ड होगी उसका मैग्नीट्यूड होगा B1 और उसकी डायरेक्शन निकाल सकते हैं हम इजीली। तो ध्यान से देखो हम क्या करते हैं, इधर मैं यूज कर रहा हूँ राइट हैंड थंब रूल का। कैसे? करंट की डायरेक्शन में आपको अपने थंब को लेकर के जाना है, और जिस पॉइंट पर आपको मैग्नेटिक फील्ड निकालनी है उस पॉइंट की तरफ अपने चारों फिंगर्स को रखना है और कर्ल कर देना है इधर। अब क्या मैग्नेटिक फील्ड आपको इधर देखनी है? नहीं, दूसरी वायर इधर है, तो यहां देखोगे आप करंट, पोजीशन वेक्टर और क्रॉस। तो इस पॉइंट पर या इस पूरे स्पेस में जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो इनवर्ड होगी। ये क्या बताने की कोशिश कर रहा है, इनवर्ड। अब देखो मैग्नेटिक फील्ड है इनवर्ड और वायर में करंट जा रहा है इस तरीके से, तो एंगल कितना डिग्री बन रहा है, 90। इसलिए मैंने यहाँ साइन 90 नहीं लिखा, चाहोगे तो मैं लिख देता हूँ थीटा। तो यहाँ पर थीटा कितना डिग्री है, 90 डिग्री। अब क्या हमें ये B1 क्योंकि पहले वायर की वजह से है, क्या हम B1 निकाल सकते हैं? एज वी नो, इसको इक्वेशन माना 1।
मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू फर्स्ट वायर कितना होगा, म्यू नॉट आई। लेट सपोज दोनों वायर के बीच की जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है वो d है, म्यू नॉट आई अपॉन में 2 पाई d। आप r भी मान सकते हैं, आपकी मर्जी, 2 पाई d। ये b1 आ गया, पुट कर दो आप, पुट थीटा एंड b1। हाँ, वापस एक और पॉइंट रह गया इसमें, हाँ, b1 इस वाले वायर के वजह से है, तो म्यू नॉट इस वायर के अंदर कितना करंट फ्लो हो रहा है ये लेंगे आप, ठीक है। पुट थीटा एंड b1 इन इक्वेशन 1। तो अब देखो हमें रिजल्ट क्या मिलता है, फोर्स ऑन टू ड्यू टू 1 I2 लेंथ, और b1 की वैल्यू कितनी है, म्यू नॉट I1 अपॉन में 2 पाई d। क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखना, फोर्स पर यूनिट लेंथ अगर मेरे को कैलकुलेट करना है, क्या मैं इधर कर दूं, तो F21 अपॉन में L, ये कितना आ रहा है, इसको थोड़ा ढंग से लिख लेते हैं, म्यू नॉट I1 I2 लेंथ नीचे चली गई है, डिवाइड में 2 पाई d। तो दिस इज योर मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ। क्लियर है? पर यूनिट लेंथ ही ज्यादातर बोलता है, मैग्नेटिक फोर्स पर यूनिट लेंथ, म्यू नॉट I1 I2 अपॉन में 2 पाई d। नाउ ये इसके ऊपर जितना फोर्स लगाएगा पलट के ये भी उतना ही फोर्स लगाएगा। ये कौन सा लॉ है, न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ मोशन। तो यहाँ F21 नेगेटिव ऑफ F12 यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में। अब इस वायर ने फोर्स एक्सपीरियंस किया, कहां पर किया, लेफ्ट डायरेक्शन में, राइट डायरेक्शन में। उसके लिए आप सिंपल फ्लेमिंग्स का लेफ्ट हैंड रूल इस्तेमाल कर सकते हो। तो देखो किस तरीके से, या आप नॉर्मल जो राइट हैंड रूल आपने याद है, मैंने सर्कुलर मोशन वाले में बताया था, आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हो। चलो उसी से करवा देता हूँ, लेफ्ट हैंड रूल से तो आपने स्कूलों में किया ही होगा। करंट की डायरेक्शन में अपने चारों फिंगर्स को लेके जाओ, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में कर्ल कर दो, कर्ल किया, मैग्नेटिक फील्ड इधर कितनी है, इनवर्ड, और ये तो इसके ऊपर फोर्स किधर लग रहा होगा, इधर। ये फोर्स का मैग्नीट्यूड क्या है, फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। क्या आप सिमिलरली इधर भी पता लगा सकते हो? उसके लिए आपको पता लगानी पड़ेगी इधर मैग्नेटिक फील्ड किधर है। इधर जो मैग्नेटिक फील्ड होगी वो B2 होगी, जो कि इस वायर की वजह से है। अब इस वायर की वजह से इस पर मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालनी है वो देखो, कौन सा रूल इस्तेमाल करेंगे, राइट हैंड रूल इस्तेमाल करेंगे। करंट की डायरेक्शन में ये लेके गए, गलत, करंट की डायरेक्शन में ये लेके गए, सही है क्या ये? अब रूल देखो ध्यान से, थंब इस्तेमाल करेंगे। अभी हम निकालने की कोशिश क्या कर रहे हैं, फील्ड। तो करंट की डायरेक्शन में ये लेके गए, अब पोजीशन वेक्टर की डायरेक्शन में चारों फिंगर्स को रखो, इधर है ना पोजीशन हमारी, और इसको कर्ल कर दो, तो ये बाहर आ रहा है। तो यहाँ पर B2 होगा बाहर की तरफ। अब आप इस पे फोर्स निकालना चाहते हो तो इस्तेमाल करो। करंट की डायरेक्शन में ये मैग्नेटिक फील्ड अंदर नहीं है, बाहर है, तो करंट की डायरेक्शन, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन, फोर्स इधर आ रहा है, ये फोर्स कितना होगा, F12। तो ध्यान से देखो, दोनों वायर एक दूसरे के ऊपर अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगा रही हैं, एक लेफ्ट में लगा रहा है और एक राइट में लगा रहा है। हाँ, अब इधर इंपॉर्टेंट चीज क्या है, अगर दोनों कंडक्टर में करंट सेम डायरेक्शन में हो तो वो एक दूसरे को हमेशा क्या करती हैं, अट्रैक्ट। दो वायर है, दोनों में कंडक्टर में सेम डायरेक्शन में करंट फ्लो हो रहा है, तो वो एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट। अगर एक में ऊपर और एक में नीचे हो रहा होता तो वो क्या करेंगी, रिपेल। ये पॉइंट को आप ध्यान रखना, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। एक और चीज इसमें 1 एम्पियर डिफाइन करने के लिए बोलता है कि 1 एम्पियर क्या होता है, तो वो नोट्स में डिफाइन कर रखा है, आप वहां से एक बार देख लेना, इसको नोट डाउन कर लो। लास्ट टॉपिक कवर कर लेते हैं आज की क्लास का, और इसमें एक टॉपिक और जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, वो भी आएगा। तो उस चीज के लिए हम क्या करते हैं, उसको अगली क्लास के लिए छोड़ देते हैं। आज की क्लास का लास्ट टॉपिक क्या है, टॉर्क एक्सपीरियंस्ड बाय अ करंट लूप इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। तो ध्यान से देखना, मान लेते हैं ये नॉर्थ पोल है मैग्नेट का और ये साउथ पोल है। तो आपको पता है नॉर्थ से साउथ मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म इस तरीके से जाएगी। हमने क्या करा, इसके अंदर एक करंट कैरिंग कंडक्टर या करंट कैरिंग लूप रख दिया इस तरीके से, A B C D, इसमें करंट फ्लो हो रहा है इस तरीके से, I। इसकी लेंथ हम मान ले रहे हैं कितनी है, L, इसकी विड्थ कितनी है, B। तो आप यहां पर लिखोगे अ करंट कैरिंग लूप हैविंग कैपिटल N नंबर ऑफ टर्न्स
प्लेस्ड इन अ मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है, प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड एंड करंट इन अ लूप इज आई, लेंथ एंड विड्थ आप मेंशन करना ना भूले इसके अंदर। क्लियर है क्या? नोट से आप देखोगे तो आपको ये सब डिस्क्रिप्शन उसमें मिल जाएगा, आपको लिखना जरूरी है ये बोर्ड्स में। तो हमें पता है कि जिस तरीके से, एक सेकंड, हाँ, तो देखो ये सिनेरियो है, करंट इसमें ऊपर जा रहा है और इधर की तरफ नीचे जा रहा है। अगेन इस हिस्से पर और इस हिस्से पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। रीजन ध्यान से समझना, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड इधर है और करंट भी इधर की तरफ जा रहा है, तो कोई भी फोर्स इसके ऊपर नहीं लगेगा। फोर्स ऑन अ करंट कैरिंग कंडक्टर का फॉर्मूले में थीटा आता था, साइन थीटा, और थीटा जहां 0 डिग्री या 180 डिग्री हो वहां कोई भी फोर्स नहीं होगा। तो फोर्स सिर्फ ए बी और सी डी पर लगेगा, और जिसके वजह से इसके अंदर आएगा टॉर्क। ध्यान से सोचो, पहले हम फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल का इस्तेमाल करते हैं और पता लगाते हैं इस कंडक्टर पर कितना फोर्स लग रहा है। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ है, करंट ऊपर की तरफ है, तो इधर देखो फादर मदर चाइल्ड। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन में आप इस फिंगर को रखो, करंट की डायरेक्शन में आप इस फिंगर को रखो। फोर्स कहां की तरफ आया? अंदर। तो इस वाली साइड पर फोर्स कहां है? इनवर्ड, इनटू द प्लेन। सिमिलरली इधर देखो, मैग्नेटिक फील्ड इधर, करंट नीचे, फोर्स कहां आ रहा है? इधर, आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, इस तरीके से। अब सोचो, ये मेरा डिवाइस है, इस पॉइंट पर फोर्स लग रहा है अंदर की तरफ और इस वाले पर लग रहा है फोर्स बाहर की तरफ, तो क्या ये टर्न करेगा? और इस कितना टर्न कर रहा है, टर्निंग इफेक्ट को ही हम क्या बोलते हैं? टॉर्क। तो अमाउंट ऑफ टर्निंग इफेक्ट निकालने के लिए हम निकालेंगे टॉर्क, और जैसा कि आप जानते हैं टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। इसको बोला इक्वेशन नंबर 1। पहले हम फोर्स निकालेंगे, फिर हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालेंगे। क्लियर है? अब इधर देखो ध्यान से, फोर्स ऑन करंट कैरिंग कंडक्टर कितना होता था? आई एल बी साइन थीटा। यहाँ थीटा कितना डिग्री है? 90 डिग्री। तो फोर्स कितना आ गया? आई एल बी। क्लियर है? कोई दिक्कत? लेंथ है ना, इसकी लेंथ एल है, और ये मेरा हो गया फर्स्ट पॉइंट। अब सेकंड पॉइंट मेरे को निकालना है परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो देखो, हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए क्या करते हैं, इसका टॉप व्यू का डायग्राम लेते हैं। तो टॉप व्यू मतलब, ध्यान से समझना, ये इस तरीके से रोटेट कर रहा है, तो ये अगर इसकी विड्थ b है, या अगर इसकी विड्थ क्या है? b, तो इसका टॉप व्यू देखोगे तो सिर्फ आपको क्या दिखेगा? ये b दिखेगा। तो मैं इसका टॉप व्यू बनाता हूं। एक बार पहले आप इतना नोट कर लो ताकि मैं इसको मिटा सकूं। ठीक है, अब मैं इसमें थोड़ा सा चेंज करता हूं परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। इसका टॉप व्यू देखो इस तरीके से, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, करंट जा रहा है इस तरीके से, इसकी विड्थ जो है वो हमें दे रखी है बी, है ना। एक फोर्स लग रहा है इसमें इधर की तरफ, और दूसरा फोर्स लग रहा है इधर की तरफ। नाउ व्हाट इज परपेंडिकुलर डिस्टेंस? तो जो लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स है, ये पॉइंट है, इधर फोर्स लग रहा है, तो इस लाइन को एक्सटेंड करेंगे तो एक लाइन मिलेगी, इसको बोलते हैं लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है वही होती है हमारी परपेंडिकुलर डिस्टेंस, वही होता है हमारा परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो मेरे को ये डिस्टेंस चाहिए, ए बी ए सी, इसको नाम दे देते हैं ई। ठीक है, तो हमको, मेरे को ये बी ई चाहिए, ये मेरी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है। तो देखो हम किस तरीके से निकालते हैं उसे। ये सब मेहनत हम किस लिए कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालने के लिए। ये कौन सा व्यू है इसका? टॉप व्यू। ठीक है, अब ध्यान से देखना, एरिया वेक्टर क्या इधर की तरफ होगा? कुछ इस तरीके से परपेंडिकुलर। ये मेरा एरिया वेक्टर। मैग्नेटिक फील्ड इधर की तरफ थी, तो आप इसे ऐसा बना दो, ये है मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, अब एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का जो एंगल है वो हमने कितना ले लिया? थीटा। ठीक है, क्या कोई दिक्कत? अब ध्यान से देखो, ये और ये 90 डिग्री, अगर ये थीटा हुआ तो ये एंगल कितना होगा? 90 माइनस थीटा। अगर मैं इसको एक्सटेंड करूं तो यहाँ पर भी एंगल कितना आ रहा है? 90 डिग्री। अब ध्यान से देखना, अगर ये एंगल थीटा है, याद रखना एंगल किस किस के बीच का लेना है, सरफेस और मैग्नेटिक फील्ड के बीच में ले लोगे तो काम खराब हो जाएगा। एरिया वेक्टर और मैग्नेटिक फील्ड के बीच का एंगल है थीटा। ये अगर एंगल थीटा हुआ तो ये एंगल क्या हो गया? 90 माइनस थीटा। अगर ये एंगल 90 माइनस थीटा है, ये एंगल 90 है, तो अगेन इस एंगल को कितना बनना पड़ेगा? थीटा। इस एंगल को कितना बनना पड़ेगा?
थीटा। आप अगर इस बड़े से गेम को छोटा करने की कोशिश करोगे तो आप इस डायग्राम को कुछ इस तरीके से बना लो। यहाँ एंगल 90 डिग्री है, ये पॉइंट है बी, ये पॉइंट है सी, ये पॉइंट है, इसको मैंने हाँ ई, ये पॉइंट है मेरा ई। अब ध्यान से देखना, यहाँ सी के पास एंगल कितना आ रहा है थीटा, यहाँ कितना है बी। अब इसके कंपोनेंट तोड़ दो, ये वाला कंपोनेंट कितना होगा और ये वाला कंपोनेंट, अगर ये बी है ठीक है, थीटा साइड कंपोनेंट आता है बी कॉस थीटा और थीटा के सामने आता है बी साइन थीटा। तो मेरी जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस थी, परपेंडिकुलर डिस्टेंस वो कितनी आई, बी साइन थीटा। ये इक्वेशन नंबर 2 हो गई। फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड अगर हम टॉर्क वाली इक्वेशन में से पुट करें, आई एल बी क्रॉस बी साइन थीटा। ध्यान से देखना, टॉर्क आई का आई, एल क्रॉस बी को बोलते हैं ए, लेंथ इनटू विड्थ, एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और साथ में बी और साथ में साइन थीटा। अगर हम इसको n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए निकालें, फॉर n नंबर ऑफ टर्न्स के लिए टोटल जो टॉर्क हो जाएगा वो कितना बन जाएगा, बी आई नंबर ऑफ टर्न्स, एरिया और साइन थीटा। तो ये आ गया टॉर्क। क्या आ रहा है, बिना साइन थीटा, ठीक है, बिना साइन थीटा। वैसे इधर ये जो आई एन ए आ रहा है इसको हम मैग्नेटिक मूवमेंट भी कह सकते हैं, यानी कि m, जिसकी वजह से ये m क्रॉस b बन जाएगा। बट इसको हम चैप्टर 5 में देखने वाले हैं, तो ये मैग्नेटिक मूवमेंट को अभी हम दूर रखते हैं, बस वहां पर मैं आपको याद दिला दूंगा इस चीज को, ठीक है। तो दैट्स इट फॉर टुडे। आज की क्लास के लिए हम यहीं पर इसको रोकते हैं। अगेन ये न्यूमेरिकल सीरीज नहीं है, जब ये खत्म हो जाएगा हमारा रैपिड रिवीजन सीरीज तो हम न्यूमेरिकल सीरीज भी स्टार्ट करेंगे। बाकी आपकी जो भी रिक्वायरमेंट है आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, उसी हिसाब से हम वीडियोस और ज्यादा लेकर के आएंगे, ठीक है। थैंक यू।